श्याम कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने क्रिया से संबंधित शुरुआती जानकारी करी थी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये हमने जाना था। आज हम उसी बिंदु को, उसी क्रिया वाले बिंदु को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसी में हम सम्मिलित कर रहे हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो उसमें सबसे पहले सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया या उसको सरल क्रिया भी कहते हैं। सामान्य क्रिया या सरल क्रिया। दूसरा भेद आता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। रचना के आधार पर ये 5 भेद सामान्य रूप से पढ़े जाते हैं, जिनमें है सामान्य क्रिया या सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। इन पांचों में से यह जो पहला भेद है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई खास नहीं है, लेकिन ये 4 जो भेद हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनके बारे में अक्सर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सामान्य क्रिया या सरल क्रिया। देखिए, जब हमारे सामने वाक्य हो और उस वाक्य में हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि रचना के आधार पर यह वाक्य किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो हमें इन 5 भेदों की जानकारी होगी, तो ही हम उस प्रश्न का लाजवाब उत्तर दे पाएंगे, शानदार उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सामान्य क्रिया या सरल क्रिया। यदि वाक्य में कोई क्रियापद अकेले रूप में, स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह रचना के आधार पर सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, एक उदाहरण है कि जैसे सोहन, सोहन खेलता है, सोहन खेलता है, सोहन खेलता है। अब इस वाक्य में जो क्रियापद है वो अकेले रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह जो रूप है यह तो कालबोधक है, क्रियापद इसमें केवल ये स्वतंत्र रूप में है। ये सोहन करता है, ये कालबोधक शब्द है, तो क्रियापद अकेला है। तो इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण और देखिए, वह कल से, वह कल से पढ़ेगा, वह कल से पढ़ेगा। अब इस वाक्य में जो क्रियापद है वो पढ़ना अकेले रूप में है। ये गा है, ये कालबोधक है। इसके अलावा कल से, कल से, कब से, कल से,
इसका मतलब ये क्रिया की विशेषता है, ये क्रिया विशेषण है। कल से ये क्रिया विशेषण है, काल बोधक क्रिया विशेषण है, समय का बोध हो रहा है इससे। तो यह क्रिया का रूप नहीं है, क्रिया का पूरक नहीं है, बल्कि क्रिया विशेषण है और ये करता है। इसका मतलब इस वाक्य में भी क्रियापद अकेले रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर कौन सी है? सामान्य क्रिया या सरल क्रिया है। जैसे एक उदाहरण देखें, वे बाजार गए, वे बाजार गए। अब इस वाक्य में भी क्रियापद है, वो अकेले रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर कौन सी है? सामान्य क्रिया या सरल क्रिया है। तो ये एक सामान्य सा भेद है कि सामान्य क्रिया या सरल क्रिया कौन सी होती है। यदि वाक्य में क्रियापद अकेले रूप में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है तो वह रचना के आधार पर सामान्य क्रिया कहलाती है। इसके बाद में हम दूसरा भेद पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया की पहचान हम कैसे करें, उसकी जानकारी हम करते हैं। तो देखिए, संयुक्त क्रिया का रूप क्या होता है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त, देखो जैसे इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी है। संयुक्त का मतलब एक से नहीं होता, संयुक्त का मतलब एक से ज़्यादा से होता है। यानी जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियापद हो, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, मूल रूप में कार्य एक हो रहा हो, लेकिन उस मूल क्रियापद को समाप्त करने के लिए, उस वाक्य को समाप्त करने के लिए दूसरी क्रिया का सहयोग लिया गया है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे आपके सामने ये है, मनीषा ने खाना बना लिया है, खाना बना लिया है। देखिए, इस वाक्य में काम कौन सा हुआ है? बनाने का। इसका मतलब क्रियापद ये है, क्रियापद ये है, मुख्य काम यही है। लेकिन इसके साथ में देखो, वाक्य को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक दूसरा क्रियापद भी सहारे के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लिया। यहाँ लेना कोई काम नहीं है, लेना कोई काम हो रहा है क्या? इस वाक्य में मनीषा ने लेने का कोई काम नहीं किया है, बल्कि बनाने का काम किया है। इस वाक्य में क्रिया बनाना है, यह तो सपोर्ट के रूप में काम में लिया गया है, ये तो सहायक के रूप में है, जबकि मुख्य क्रिया कौन सी है? बनाना है। यदि इस वाक्य में रचना के आधार पर क्रिया का भेद जानना हो तो वो क्रिया कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण और देखें, जैसे ये स्थिति है, दादाजी खाना खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं, ये वाक्य। अब इस वाक्य में काम कौन सा हुआ? खाने का काम हुआ है, मुख्य क्रिया तो ये है। दादाजी ने चूकने का काम थोड़ी किया है, दादाजी खाने से चूक थोड़ी गए हैं। यहाँ चूकना कोई काम नहीं है, बल्कि क्रिया तो है, लेकिन यहाँ ये चूकना रूप है, ये जो पद है ये मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कार्य केवल खाने का हुआ है, चूकने का नहीं हुआ।
यहाँ दो काम नहीं हुए हैं, यहाँ कार्य केवल एक हुआ है। दूसरा रूप जो क्रिया का है वो तो मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में है। इसलिए इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त क्रिया का निर्माण किससे होता है? संयुक्त क्रिया का निर्माण मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से होता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से होता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के योग से रचना के आधार पर कौन सी क्रिया बनती है? संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे एक उदाहरण और देखें, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ, ध्यान दें। जैसे ये रूप है, जैसे आपके सामने ये है राम ने पुस्तक खरीद ली है। ये है। अब इस वाक्य में राम ने, कर्ता ने काम कौन सा किया? खरीदने का काम किया, लेने का काम नहीं किया है। मुख्य क्रिया, मुख्य काम खरीदने का है, लेने का कोई काम नहीं है। लेकिन इस वाक्य में इस मुख्य क्रिया को सार्थक रूप देने के लिए लेना क्रिया भी प्रयुक्त हुई है सहायक के रूप में। इसका मतलब इस वाक्य में मुख्य क्रिया भी है और इस वाक्य में सहायक क्रिया भी है, और दोनों के योग से रचना के आधार पर यह क्रिया कौन सी मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? यदि वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये स्थिति है आपके संयुक्त क्रिया की। इसके बाद में हम तीसरा भेद पढ़ते हैं रचना के आधार पर, वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार रहती है, यानी परीक्षाओं में प्रश्न इससे संबंधित निश्चित रूप से पूछा जाता है। तीन रूप है क्रिया के, दो हमने कल पढ़े थे, अकर्मक और सकर्मक, और तीसरा रचना के आधार पर जो मुख्य है वो है पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हम उस भेद को भी पढ़ रहे हैं जो रचना के आधार पर है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य होता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्थिति है, बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब इस वाक्य में कर्ता ने दो कार्य किए, पहले पीने का काम किया और बाद में सोने का काम किया। अब पहला जो कार्य पूर्वकालिक, पहले जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये जो रूप है ये क्या माना जाएगा? ये पूर्वकालिक क्रिया का रूप माना जाएगा। यदि इस वाक्य में आपसे ये कहा जाए कि रचना के आधार पर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो वह कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे देखो आपके सामने एक उदाहरण ये है कि विद्यार्थी अध्यापक को देखकर
चले गए, चले गए। अब इस वाक्य में जो भी कर्ता है उस कर्ता ने दो काम किए हैं, पहले देखने का काम किया, फिर जाने का काम किया है। तो इस वाक्य की क्रिया कौन सी मानी जाएगी? इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर पूर्वकालिक मानी जाएगी। जैसे एक उदाहरण और देखें, जैसे ये स्थिति है, यात्री सिंह है, यात्री सिंह को देखकर डर गया। अब यहां पर कर्ता कौन है? यात्री। इस यात्री ने दो काम किए, पहले देखने का फिर डरने का। इसका मतलब है इस वाक्य में एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो यह रचना के आधार पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब देखो, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान अधिकांशतः कैसे की जाती है? तो देखिए, जब वाक्य में दो कार्य हो रहे हों और पहले कार्य के लिए जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, पहले कार्य के लिए जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, पहले कार्य के लिए जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, उसके आगे या उसके अंत में कर रूप जुड़ा है। उसके अंत में कौन सा रूप जुड़ा है? कर रूप जुड़ा है। तो यह स्थिति पूर्वकालिक की होती है। यदि वाक्य में एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो, पहले कार्य की क्रिया के अंत में कर रूप जुड़ा है, इसका मतलब है वो क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया को पढ़ने के बाद में हम एक क्रिया और होती है तात्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? तात्कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को तात्कालिक क्रिया में कैसे बदलें? तात्कालिक, तत्काल जोड़ इक प्रत्यय से, तत्काल जोड़ इक प्रत्यय से शब्द बना है तात्कालिक। तत्काल का मतलब है शीघ्र, तुरंत। यदि एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है तो फिर वो पूर्वकालिक न होकर तात्कालिक मानी जाती है। बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ हो सकता है पीने और सोने के बीच में उसने और कोई काम किया हो या उसने विश्राम किया हो। यहाँ देखने और जाने के बीच में उसने और समय बिताया होगा। यहाँ देखने और डरने के बीच में और समय बिताया होगा। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिखूं, बच्चा दूध पीते ही सो गया। अब यहाँ पर एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ है। पीने और सोने के बीच में अब विश्राम नहीं है। यहाँ पर पहले काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है। अब ये क्रिया इस वाक्य में पूर्वकालिक नहीं है। इस वाक्य में रचना के आधार पर फिर ये कौन सा भेद हो जाएगा? तात्कालिक हो जाएगा। तो हम पूर्वकालिक क्रिया को तात्कालिक में बदलें तो इस कर को हटा दो, इस कर को हटा दो और इस कर की जगह ते ही जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ते ही जोड़ दो। जैसे ही कर को हटाकर ते ही जोड़ोगे तो वो क्रिया कौन सी बन जाएगी? तात्कालिक बन जाएगी। विद्यार्थी अध्यापक को देखते ही चले गए, यात्री सिंह को देखते ही डर गया।
अब ये जो क्रिया का रूप मैं बोल रहा हूँ वो क्रिया पूर्वकालिक न होकर कौन सी होगी, तात्कालिक होगी। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। यदि वाक्य में एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया है, और यदि वाक्य में एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो वो फिर तात्कालिक क्रिया होती है। ये तीसरा भेद है रचना के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद में चौथा भेद जो रचना के आधार पर आता है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी खासियत क्या है, सकर्मक क्रिया ही प्रेरणार्थक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया ही प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया कभी भी अकर्मक नहीं होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखिए, आपके सामने ये है अध्यापक, अध्यापक शिष्य से, अध्यापक शिष्य से पाठ पढ़वाता है, पाठ पढ़वाता है। यहां पर कर्ता कौन है, अध्यापक। ये अध्यापक खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे से कार्य करवा रहा है। इसका मतलब है इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यहां पर ये जो क्रिया है पढ़ना, ये पढ़ना क्रिया क्या है, सकर्मक है। अभी मैंने आपके सामने ये खासियत इसकी रखी है, प्रेरणार्थक क्रिया कभी भी अकर्मक नहीं होती, वो सदैव क्या होती है, सकर्मक होती है। और इसमें जो कर्ता होता है वो दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्ता खुद कार्य नहीं करता, दूसरों को कार्य करने के लिए कहता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण ये है कि ये स्थिति है, माताजी पुत्री से, माताजी पुत्री से कपड़े धुलवाती है, धुलवाती है, धुलवाती है। इसका मतलब यहां पर ये कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, पुत्री से करवा रहा है। इसका मतलब ये क्रिया कौन सी है, ये रचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे आपके सामने ये है कि राजा, राजा नौकर से, नौकर से झाड़ू लगवाता है, झाड़ू लगवाता है। अब यहाँ पर कर्ता राजा है, वो खुद कार्य नहीं कर रहा, नौकर से कार्य करवा रहा है। इसका मतलब इस वाक्य की क्रिया रचना के आधार पर कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए यदि कोई सकर्मक क्रिया है और उस सकर्मक क्रिया के अंत में, उस सकर्मक क्रिया के अंत में आता, आती, आते रूप जुड़े हैं, इसका मतलब है वो क्रिया प्रेरणार्थक है। वो क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक है। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, किस क्रमांक में, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जैसे नह,
लाएगा, नहलाएगा, जैसे नहलवाता, नहलवाता, जैसे नहाएगा, नहाएगा, जैसे नहलवाएंगे, नहलवाएंगे, नहलाएगा। अब इन चारों में प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कौन सा नहीं है? तो देखिए, नहलाएगा, नहलवाता, नहाएगा, नहलवाएगी। यदि वाक्य बनाएं जैसे नहाएगा, वह नहाएगा, इसका मतलब वो खुद काम कर रहा है। नहलवाएगा, वह कुत्ते को नौकर से नहलवाएगा, खुद नहीं नहलवा रहा, नौकर से काम करवा रहा है। इसका मतलब नहलवाएंगे, वह नौकर से बच्चों को नहलवाएंगे, नहलाएगा और नहलवाता। इसका मतलब ये तीन रूप हैं, वो दूसरों के माध्यम से काम करने वाले हैं, और यहाँ पर ये जो रूप है वो खुद काम करने वाला है। तो ये जो क्रिया का रूप है वो कौन सा नहीं है? प्रेरणार्थक नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखें, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वो ही प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसमें सदैव सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। रचना के आधार पर क्रिया का अंतिम रूप वो है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक क्रिया है, प्रत्येक क्रिया, चाहे आपने सामान्य क्रिया पढ़ी, चाहे आपने संयुक्त क्रिया पढ़ी, चाहे आपने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, चाहे प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी, प्रत्येक क्रिया में धातु का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? धातु का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक क्रिया धातु से बनी है, लेकिन नाम धातु क्रिया है वो धातु से नहीं बनती। नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती? धातु से नहीं बनती है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किन से होता है? संज्ञा से होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण सर्वनाम से होता है। किससे होता है? सर्वनाम से होता है। और नाम धातु क्रिया का निर्माण विशेषण से होता है। किससे होता है? विशेषण से होता है। जो क्रिया धातु से न बनकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। सीधा प्रश्न आया हुआ है कि नाम धातु क्रिया नहीं बनती तो संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन नाम धातु क्रिया धातु से ही नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है कि वे अध्यापक से शर्माते हैं। वे अध्यापक से शर्माते हैं। अब यहां पर देखिएगा, वे अध्यापक से शर्माते हैं, शर्माते हैं। अब इस वाक्य में ये क्रिया है शर्म, ये क्रिया शर्म है, और ये शर्म जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। शर्म शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, और इससे बना है शर्माना। इसका मतलब इस वाक्य क्रिया रचना के आधार पर नाम धातु है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण ये है, उसने
बच्चों को अपनाया, उसने बच्चों को अपनाया। अब इसमें जो क्रिया है वो अपनाना क्रिया है, अपनाना क्रिया है, और इस अपनाना क्रिया के मूल में अपना रूप है। अपना धातु नहीं है, अपना सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो इस क्रिया का निर्माण सर्वनाम से हुआ है, इस क्रिया का निर्माण संज्ञा से हुआ है। इसका मतलब है ये क्रिया कौन सी हुई? ये क्रिया नाम धातु है। कौन सी क्रिया है ये नाम धातु क्रिया है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक उदाहरण है कि बहु सास से लज्जाती है, लज्जाती है। अब इस वाक्य में क्रिया है लज्जाना, और उस क्रिया के मूल में है लज्जा, और ये लज्जा है, ये भाववाचक संज्ञा है लज्जा। इसका मतलब इस क्रिया का निर्माण किससे हुआ है? इस क्रिया का निर्माण संज्ञा से हुआ है। इसलिए ये जो क्रिया है वो कौन सी है? नाम धातु क्रिया है। तो कहने का मतलब है नाम धातु जो क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, वो किससे बनती है? संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो निम्न प्रकार से सामने आती है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और इसके अलावा नाम धातु क्रिया। इन 5 भेदों के अलावा भी क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि ध्वन्यात्मक क्रिया कौन सी होती है, तो कहने का मतलब है किसी निर्जीव या सजीव की ध्वनि से संबंधित है, किसी सजीव या निर्जीव की आवाज से संबंधित जो क्रिया है वो ध्वन्यात्मक क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया मानी जाती है? ध्वन्यात्मक क्रिया मानी जाती है। ये चीजें भी, ये बातें भी आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है कि चहचहाना, चहचहाना। अब ये किसी सजीव की ध्वनि है, आवाज है। जैसे है आपके सामने रूप ये है कि दहाड़ना, दहाड़ना ये किसी की आवाज है। जैसे है भिन भिनाना, भिन भिनाना ये किसी की ध्वनि है। जैसे खटखटाना, खटखटाना ये कैसी स्थिति है? ये भी आवाज ध्वनि है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं कौन सी मानी जाती हैं? ये ध्वन्यात्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा एक शब्द और क्रिया के लिए आता है, वो है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है? जब एक ही जाति के 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक ही जाति के समानता रखने वाले 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो उस वाक्य की क्रिया है वो सजातीय भी होती है। जैसे मान लो आपके सामने एक उदाहरण ये है कि अशोक ने लड़ाइयाँ लड़ी, अशोक ने लड़ाइयाँ लड़ी। अब इसका मतलब है ये लड़ना क्रिया और इससे पहले जो पद आया है वो भी इसी से संबंधित, लड़ाइयाँ लड़ी। दोनों शब्द हैं वो एक ही जाति के प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इस वाक्य की क्रिया सजातीय भी मानी जाती है। जैसे सचिन ने अनोखा खेल खेला।
अनोखा खेल खेला। अब ये क्रिया खेला और इससे पहले पद खेल, ये दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए इस वाक्य की क्रिया सजातीय भी कही जाती है। जैसे ये स्थिति है, धावक ने दौड़ दौड़ी, दौड़े दौड़ी। अब इस वाक्य में दोनों क्रियाएं क्या हैं? एक ही जाति की, दोनों जो शब्द हैं वो एक ही जाति के प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इस वाक्य की क्रिया को क्या कह सकते हैं? सजातीय क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे मान लो, मैंने खाना खाया। अब ये खाया, खाना, ये दोनों एक ही जाति के रूप हैं, इसलिए इस वाक्य की क्रिया को क्या कह सकते हो? सजातीय क्रिया भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मुख्य रूप से रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो 5 रूप हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये 5 रूप हैं, वही रचना के आधार पर मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसके अलावा सजातीय क्रिया, ध्वन्यात्मक क्रिया, ये केवल याद रखने की बातें हैं। इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं उठाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये स्थिति है वो है रचना के आधार पर क्रिया के भेदों की। और इन दोनों, कल वाली क्लास और आज की क्लास के माध्यम से आपने क्रिया के जो भेद हैं वो जान लिए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि ये दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनको जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार इनको देखोगे, तो ये क्रिया वाला बिंदु मुझे नहीं लगता कि आपके समझ के परे होगा। बस आपसे यही अपेक्षा रखूँगा कि आप इन जो भी वीडियो मेरी तरफ से आपके सामने या श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस की ओर से आपके सामने रखे जाते हैं, उनको आप लाइक करें, उनको आप अपने मित्रों, अपने साथ वालों को शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपको ही नहीं, आपके साथ वाले सभी को मिले। इन्हीं वाक्यों या इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।